आज जो अपना टॉपिक है वह है क्लास 11 के अंतर्गत आपका मैथ का पहला चैप्टर है और इसकी क्लास सेकंड है। पहली क्लास में हम लोग सेट्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सेट के बारे में देखते हैं कि क्या आपको पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट या इसी को हम नल सेट भी बोलते हैं। तो आपको समुच्चय ए दिया है। समुच्चय ए किस प्रकार से दिया है कि x सच दैट x किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। कक्षा 11 में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी, इसका मतलब क्या कि कक्षा 11 के विद्यार्थी कितने हैं? कोई ना कोई एक निश्चित संख्या होगी। तो कोई ना कोई जब एक निश्चित संख्या होगी तो यह एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। हम उस स्कूल में जाकर कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गिनकर उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अतः समुच्चय ए में अवयवों की संख्या सीमित है। ठीक है। अब समुच्चय बी दिया है। तो समुच्चय बी क्या कह रहा है कि x सच दैट x वर्तमान में कक्षा 10 और 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। अब समुच्चय बी इस प्रकार से कह रहा है कि एक विद्यार्थी ऐसा है या विद्यार्थी ऐसे हैं जो 10 और 11 कक्षा दोनों में पढ़ते हैं। तो यह संभव नहीं है कि विद्यार्थी कक्षा 10 और 11 दोनों में पढ़ता हो। तो इसका मतलब क्या कि जो समुच्चय बी है वो आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा। कैसा समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। एम्प्टी सेट कहेंगे या नल सेट कहेंगे इसको हम। ठीक है। तो हम देखते हैं कि विद्यार्थी एक साथ दोनों कक्षाओं 10 और 11 में अध्ययन नहीं कर सकता है। अतः समुच्चय बी में कोई भी अवयव नहीं है। तो इसकी परिभाषा क्या बनी? परिभाषा के हिसाब से एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। जिसमें एक भी अवयव नहीं होगा उसे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। इस परिभाषा के अनुसार बी एक रिक्त समुच्चय है जबकि ए एक रिक्त समुच्चय नहीं है। जो रिक्त समुच्चय नहीं होगा उसे हम अरिक्त समुच्चय भी बोलते हैं। उसे हम अरिक्त समुच्चय भी बोलते हैं, जो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय को प्रतीक फाई, ये फाई अथवा मझले कोष्ठक में कुछ भी नहीं लिख के मझले कोष्ठक को खाली छोड़ के प्रदर्शित करते हैं। ये फाई या मझले कोष्ठक को खाली छोड़कर लिखते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। फाई अकेला सिंगल लिखेंगे। आप अगर इस प्रकार से लिख देते हैं तो ये रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा। इस बात को याद रखिएगा, फाई सिंगल लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस प्रकार से लिख देते हैं कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। अब रिक्त समुच्चय के हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि रिक्त समुच्चय के कुछ उदाहरण किस प्रकार से होंगे। तो देखिए, समुच्चय ए दिया है, कह रहा है कि जो x है वो एक प्राकृतिक संख्या है और किस प्रकार से है कि 1 लेस देन x लेस देन 2। यहां समझिएगा कि 1 लेस देन x लेस देन 2 मतलब x का जो मान है वो 1 और 2 के बीच में हो। x का मान 1 और 2 के बीच में हो, लेकिन x कैसी संख्या है? एक प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या में 1 और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं रहेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? प्राकृतिक संख्या कैसी होती है? 1 2 3 4 इस प्रकार से। और प्राकृतिक संख्या में 1 और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं होगी। यानी कोई संख्या नहीं होगी तो एक कैसा समुच्चय है? एक रिक्त समुच्चय है। आगे अगर बात करें देखेंगे, समुच्चय बी में कह रहा है कि x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, जहां x एक परिमेय संख्या है। तो अब इस सवाल में देखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 दिया। इसको हल करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 यानी x स्क्वायर बराबर 2। तो यहां से हम कह रहे हैं कि x बराबर अंडर रूट 2। लेकिन x एक परिमेय संख्या है और अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब क्या कि b एक रिक्त समुच्चय है। आगे अगर हम बात करें समुच्चय सी में, तो यहां आप देख रहे हैं कि x सच दैट x संख्या 2 से अधिक एक समअभाज्य संख्या। और आपको यह याद रखना है कि जब हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से, और 2 3 5 7 11 मैंने पहली क्लास में आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताया था। 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है, इसको आपको याद रखना है। 2 इकलौती ओनली इवन प्राइम नंबर है। ठीक है। तो सी
आपको कह रहा है दो से अधिक होती नहीं है, इसका मतलब सी एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि केवल संख्या दो ही समभाज संख्या है। इसको आपको याद रखना है। समुच्चय डी कह रहा है कि x सच दैट x स्क्वायर बराबर 4, x विषम है। तो क्या x विषम होगा? देखते हैं। x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर क्या हुआ? √4। इसका मतलब क्या कि +-2, लेकिन +-2 विषम नहीं होती है, सम होती है। इसका मतलब क्या कि D जो है वो रिक्त समुच्चय है, क्योंकि किसी भी विषम मान से संतुष्ट नहीं होता है। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी कक्षा 11 की जो क्लास है वो 3 बजे लगती है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, लगे हाथ तो शेयर भी कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए आगे अगर बात करें परिमित और अपरिमित समुच्चय की, यानी परिमित अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो जैसा कि नाम में ही है परिमित अपरिमित। परिमित का मतलब क्या? जिसके अवयव निश्चित हों, सीमित हों, वो परिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय कैसा? जिसके अवयव सीमित ना रहेंगे, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। तो देखिए समुच्चय ए दिया है 1 2 3 4 5, बी दिया है आपको बी सी डी ई जी, सी दिया है इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष। तो ये ए बी सी, ये तीनों जो समुच्चय आपको दे रखे हैं, ये तीनों ही परिमित समुच्चय हैं। विश्व में रहने वाले अगर पुरुषों की बात करें तो वो भी संख्या बहुत बड़ी होगी, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं गिन सकते हैं। इसका मतलब क्या कि आपका जो सी दिया वो भी परिमित समुच्चय में आएगा, इस बात को ध्यान रखना। अरे भाई, जब हम पूरे विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ यानी 7 अरब गिन सकते हैं, तो उसमें रहने वाले पुरुषों को तो गिन ही सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ ए में 5 अवयव हैं जो निश्चित हैं, बी में 6 अवयव हैं, सी में कितने अवयव हैं? जैसा कि स्पष्ट है कि सी के अवयवों की संख्या हमें ज्ञात नहीं है, किंतु यह एक प्राकृतिक संख्या है जो बहुत बड़ी हो सकती है। संख्या बड़ी हो सकती है लेकिन उसे गिन सकते हैं। ठीक है, तो एस एक अरिक्त परिमित समुच्चय होता है, यानी उसमें कोई ना कोई संख्या है और वो परिमित समुच्चय है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक संख्या के समुच्चय एन पर विचार करें। हम देखते हैं कि इस समुच्चय की अवयवों की संख्या सीमित नहीं है। प्राकृतिक संख्या जो होगी वो सीमित थोड़ी होगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्या सीमित नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या असीमित होती है, इसलिए हम इसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो परिभाषा कैसी कि एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि रिक्त समुच्चय भी परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है ना, तो एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना है, या तो वो परिमित होगा या अपरिमित होगा। परिमित कब होगा? जब उसमें या तो रिक्त हो या उसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। अगर अवयवों की संख्या सीमित नहीं है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, तो वो अपरिमित हो जाएगा। अब कुछ उदाहरण पर विचार कर लेते हैं। W सप्ताह के दिनों की समुच्चय है, तो 7 दिन होते हैं, तो ये एक परिमित समुच्चय है। मान लीजिए S समीकरण x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 का हलों का समुच्चय है। अब x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, इसमें जो हल होंगे वो निश्चित होंगे। हल कैसे होंगे कि x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर √16, यानी x बराबर +-4, तो निश्चित है, यानी S एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें G किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तो G अपरिमित है। भाई एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, तो अपरिमित समुच्चय है। आगे अगर बात करें, जब हम किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में निरूपित करते हैं तो हम उस समुच्चय के सभी अवयव को कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, किसी अपरिमित समुच्चय के सभी अवयव को कोष्ठक के भीतर लिखना संभव नहीं है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या है, तो आप प्राकृतिक संख्या में कैसे लिखेंगे कि 1, 2, 3 और फिर डैश लगा देते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं। इसी प्रकार क्योंकि ऐसे समुच्चय के अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है, अतः हम किसी अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रकट करने के लिए उसके कम से कम इतने अवयवों को लिखते हैं जिससे उस समुच्चय की संरचना स्पष्ट हो सके, और तदनुपात 3 बिंदु लगाते हैं।
उदाहरण जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 जैसे मैंने आपको बताया, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 3 5 7 जैसे मैंने आपको बताया, पूर्णांकों का समुच्चय -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सभी समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। तो परिमित, अपरिमित और रिक्त, आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। मैंने पहले आपको रिक्त बताया, फिर परिमित बताया, फिर अपरिमित बताया, और ये इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो लाइक कर दीजिए, और यदि कोई समस्या है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। आगे अगर हम बात करें टिप्पणी पर देख लें कि ये सभी अपरिमित समुच्चय को वर्णन रूप में नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का वर्णन। अब आप वास्तविक संख्या को लिखना है तो आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या हर तरह की संख्या होती है। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि परिमित और अपरिमित मिलकर वास्तविक संख्या बनाते हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। किसको छोड़ के? अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या को छोड़ के सारी जितनी संख्याएं होती हैं वो सब वास्तविक संख्या होती है। अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। आपका एक पार्ट है समिश्र संख्याओं वाला, वहां पर हम इसको, तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि अपरिमित समुच्चय को हर बार रोफ्टर रूप में लिखना संभव नहीं है। अपरिमित समुच्चय को रोफ्टर रूप में लिखना संभव नहीं है क्योंकि इस समुच्चय के अवयवों का कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है। अब चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 6 आपको दिया है, बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं और हल करने की जरूरत नहीं है कि आप कहो कि ये आपको एक सवाल दिया है तो इसको आप हल करिए, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि x किसके लिए कह रहा है। यहां पर आप देखेंगे x बिलोंग्स टू n है, कैपिटल N, तो इसका मतलब क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं को बता रहा। अब प्राकृतिक संख्याओं को बता रहा तो आप यहां पर देखेंगे कि x का मान यहां से निकालेंगे तो 1 निकलेगा पॉजिटिव का, और यहां से निकालेंगे तो 2 निकलेगा पॉजिटिव का। तो इसका मतलब क्या कि एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। आगे अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू n है, कैपिटल N, यानी प्राकृतिक संख्या को बता रहा, और x स्क्वायर बराबर 4 है। तो यहां अगर हम x स्क्वायर बराबर 4 लेते हैं तो इसका मतलब क्या कि x बराबर अंडर रूट 4, इसका मतलब क्या कि x बराबर 2। याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए -2 नहीं लेंगे, माइनस की संख्या प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आती है। तो यहां पर हमने प्लस का 2 लिया, इसका मतलब क्या कि निश्चित संख्या है, सीमित संख्या है, तो ये भी है आपका परिमित समुच्चय है। आगे अगर हम बात करें x बिलोंग्स टू n, कैपिटल N यानी प्राकृतिक संख्या, और समीकरण आपको दिया 2x - 1 बराबर 0। इसका मतलब क्या कि 2x बराबर 1, इसका मतलब क्या कि x बराबर 1/2। लेकिन 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, प्राकृतिक संख्याओं के अंदर 1/2 नहीं आता है। इसका मतलब क्या कि जो आपका सेट है वो कैसा है, फाई है, यानी रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय तो है लेकिन आपसे पूछा था परिमित है कि अपरिमित, और मैंने आपको शुरुआत में परिमित अपरिमित की परिभाषा में बताया था कि जो रिक्त होगा वो भी परिमित होगा, जो रिक्त समुच्चय होगा वो भी परिमित समुच्चय होगा। इसका मतलब क्या कि ये भी आपका परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है। आगे अगर बात करें x बिलोंग्स टू n, यानी कैपिटल N है, प्राकृतिक संख्या को बता रहा। x एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं, अनंत होती हैं, इनको गिनना संभव नहीं है, ठीक है। तो जब इनको गिनना संभव नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, अपरिमित समुच्चय। आगे अगर बात करें कि x बिलोंग्स टू n दिया है, कैपिटल N प्राकृतिक संख्या, x विषम है। अब विषम संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं, इसको भी गिनना संभव नहीं है, तो ये भी अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम करें या कमेंट्स करके बताएं, साथ ही मुझे ये बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए आगे अगर बात करें समान समुच्चय की, इक्वल सेट्स, तो इक्वल, अब जैसे नाम में ही समान समुच्चय, यानी दो समुच्चय में अवयवों की संख्या अगर समान है तो उसे हम समान समुच्चय कह देंगे, अन्यथा असमान समुच्चय कहेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो देख लेते हैं, दो दिए गए समुच्चयों a और b में यदि a का प्रत्येक अवयव b अवयव है तथा b का प्रत्येक अवयव a का भी अवयव है तो समुच्चय a और b समान कहलाते हैं। स्पष्टतया दोनों समुच्चयों में तथातः समान अवयव होते हैं। तो कहने का मतलब जो मैंने शुरू में बताया, समान समुच्चय कैसा होगा, जिनमें ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो तो उसे हम समान समुच्चय कहते हैं।
दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें समान अवयव हो, और हम लिखते हैं ए बराबर बी। अन्यथा समुच्चय असमान कहलाते हैं, उसे हम लिखते हैं ए बराबर नहीं है बी। ठीक है, आइए हम निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करते हैं। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब ए दिया है 1 2 3 4 और बी दिया है आपको 3 1 4 2, तो ये ए बराबर बी है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि समुच्चय में जरूरी नहीं है कि जो क्रम हो वो एक जैसा हो। आप 1 2 3 4 लिख सकते हैं या 3 1 4 2 लिख सकते हैं, दोनों ही एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही बात को बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि मान लीजिए कि 6 से कम अभाज्य संख्याएं, मान लीजिए कि 6 से कम अभाज्य संख्याएं, तो 6 से कम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अब अभाज्य संख्या मैंने पिछली क्लास में बताया था, अभाज्य संख्या कौन सी? 2 3 5। ठीक है, 2 3 5। तो 6 से कम अभाज्य संख्या तो ये हो गई। फिर क्या कि 30 के अभाज्य गुणनखंड, तो 30 को आप तोड़ लीजिए। 30 को जब हम तोड़ेंगे 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, तो 5। तो ये हो गया आपका 30 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 3 5, 2 3 5। स्पष्ट है कि समुच्चय ए, स्पष्ट है कि समुच्चय ए, ये ए लिखा है, स्पष्ट है कि समुच्चय ए और पी समान है क्योंकि केवल 2 3 5 ही संख्या 30 के अभाज्य गुणनखंड है और 6 से भी कम है, तो ए और पी दोनों समान है। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यदि किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है तो समुच्चय बदलता नहीं है। उदाहरण के लिए समुच्चय ए 1 2 3, बी दिया आपको 2 2 1 3 3 समान है। और मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि समुच्चय में कोई भी अंक रिपीट नहीं करते हैं, तो बी का मान यहां पर 2 2 1 3 3 कहें या सिर्फ 2 1 3 बोल दें, एक ही बात है। इसका मतलब क्या कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इसका विलोम भी सत्य है। इसी कारण हम प्रायः किसी समुच्चय का वर्णन करते समय उसके अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते। यहां पर इसका मतलब क्या है कि ए बराबर बी है। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सवाल को देख लेते हैं। आपको सवाल दिया है उदाहरण नंबर 7 कि समान समुच्चयों के युग्म छांटिए यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बतलाइए। आपको ये बताना है। तो अब जरा ये देख लेते हैं कि आपको क्या क्या दिया, ए दिया, बी दिया, सी दिया, डी दिया, ई दिया। तो जरा ध्यान से देखेंगे। अब जरा ए के बारे में देखिए, ए क्या दिया आपको? ए दिया है 0। बी कितना दिया है? बी दिया है आपको, अब जरा बी को ध्यान समझना, बहुत ही ध्यान से, यहां पर बड़ा मजा आने वाला है, इस बात को देखना। क्या कह रहा है कि x का मान 15 से बड़ा है। भाई इसका जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो x का मान 15 से बड़ा है और x का मान 5 से छोटा है। मेरे शब्दों को आपने सुना, x का मान 15 से बड़ा और 5 से छोटा, क्या कोई संख्या हो सकती है? जोड़ दीजिए दिमाग पे, 15 से बड़ा और 5 से छोटा कोई भी संख्या नहीं होती है। इसका मतलब b क्या है? b आपका रिक्त समुच्चय है, यानी फाई कहलाएगा। अगर हम c की बात करें तो c दिया है x - 5 बराबर 0, तो यहां से हम x का मान निकालें 5, तो c क्या आएगा? c आएगा आपका 5। इस प्रकार से d का मान निकालें x² बराबर 25, तो ये हो जाएगा x बराबर √25। इसका मतलब क्या कि +-5, तो हम d लिख रहे हैं -5 और +5। ई का मान क्या दिया है कि समीकरण x² - 2x - 15 बराबर 0 एक धन पूर्णांक मूल है, तो 5 है 15 और 5 में से 3 गए 2, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। x² माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 15 बराबर 0। यहां से हमने थोड़ा x निकाला तो x - 5, यहां से हमने 3 निकाला तो ये बना x - 5 बराबर 0, ये बना x - 5, यहां से बना x + 3 बराबर 0। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा? x बराबर 5 आएगा, और यहां से निकालेंगे तो x बराबर -3 आएगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा था? सवाल में कह रहा था धन पूर्णांक मूल है, धन पूर्णांक मूल है। तो जब धन पूर्णांक मूल है तो आपको क्या लेना है? x बराबर 5, यानी आपने e का मान कितना लिया? e का मान लिया आपने 5, धन पूर्णांक मूल। अब तो इस प्रकार से आपने देखा कि a b c d e के मान निकाल दिए, और यहां आप देख रहे हैं कि c का मान 5 है, मतलब c का जो अवयव है वो पॉजिटिव 5 है, प्लस का 5 है, और e का भी जो अवयव है वो भी प्लस का 5 है। इसका मतलब क्या? आपको युग्म छांटने थे जो समान समुच्चय हैं, तो c बराबर e कर देंगे।
समान, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना था, ठीक है। सी बराबर ई, यानी सी और ई के जो अवयव हैं वो बराबर हैं, समान हैं, बराबर और समान, ये थोड़ा अंतर होता है, याद रखिएगा। अरे भाई ए में भी तो एक 0 अवयव था, तो वो एक यहां पर भी हो जाएगा, लेकिन आपको समान अवयव देखने थे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा, इसी प्रकार से निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। औचित्य यानी कारण। पहला कह रहा है कि x जो है एलॉय के अक्षरों का समुच्चय है, तो हम x को बना लेते हैं, x बनाएंगे एलॉय के लिए, तो a सिंगल सिंगल लेते हैं, याद रखिए ALOY, ALOY ए बन गया, और b बनाया ना लॉयल, b के लिए लॉयल, लॉयल बनाएंगे तो कैसे LOYA, बस। तो देखिए ALOY, ALOY और LOYA दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या कि x बराबर b, x बराबर b, ये आंसर हो गया आपका। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो दूसरा आपको दे रहा है कि a का मान जो दिया है वो पूर्णांक है, n बिलोंग्स टू z यानी पूर्णांक, और n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, ये मैं हल करा चुका हूं आपको पिछली क्लास में, यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, प्लेलिस्ट आप चेक करते रहिए। n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि n एक ऐसी संख्या है, n एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 4 के बराबर और 4 से छोटा है। मैंने क्या बोला, n एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 4 के बराबर और 4 से छोटा है। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका वर्ग 4 के बराबर 4 से छोटा होगा, तो आपकी 0 का वर्ग 4 से छोटा और 4 से नीचे रहेगा, 4 से छोटा रहेगा। 1 का वर्ग 4 से छोटा रहेगा। 2 का वर्ग 4 के बराबर रहेगा, यहां बराबर के लिए भी कह रहा था। अब -1 क्योंकि पूर्णांक है तो प्लस और माइनस दोनों की संख्या रहेंगी, -1 और -2। तो a में ये मान आएंगे, a में क्या क्या मान आएगा, a में आएगा -2, -1, 0, 1 और 2। और b के लिए आप इसको हल कर लेंगे, तो b में इसको हल करेंगे, x स्क्वायर -3x प्लस 2 बराबर 0, यानी x स्क्वायर -2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। यहां से निकलेगा x -2, x निकालते हैं और यहां से -1, तो x -2 बराबर 0, तो यहां से निकलेगा x -2 और ये निकलेगा x -1 बराबर 0, यानी x का मान कितना निकला, प्लस का 2 और प्लस का 1, यानी b का मान कितना हो गया आपका 2 और 1। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है बराबर, तो हम लिखेंगे a नॉट इक्वल टू b, इस प्रकार से। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रश्नावली 1.2 पर। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो रिक्त समुच्चय के उदाहरण बताना है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या कोई भी विषम संख्या 2 से डिवाइड होती है, 2 से भाज्य कह रहा, ऐसी विषम संख्या जो 2 से भाग डिवाइडेड हो, जिसमें 2 का भाग चला जाए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं होती है। तो ये आपका रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है, इम्पिटी से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सम अभाज्य संख्या एक मात्र 2 होती है और इसमें एक अवयव उपस्थित है, इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। रिक्त समुच्चय नहीं है, इस प्रकार से, या आप लिख सकते हैं अरिक्त समुच्चय है। फिर कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x का मान 5 से छोटा है, ये लिखा है x लेस देन, इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं x लेस देन 5, यानी x छोटा है, x छोटा है 5 से, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, शब्दों को सुनिएगा, x लेस देन 5 और साथ ही x ग्रेटर देन 7। अब वही बात जो अभी उदाहरण में आई थी 15 और 5 वाली, ठीक है, तो यहां पर भी वही है कि x का मान 5 से तो छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है। शब्दों को सुने आप कि 5 से छोटा और 7 से बड़ा, ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं है, ऐसी जब कोई संख्या नहीं होती है, इसका मतलब ये क्या है, 5 है, यानी ये एक रिक्त समुच्चय है, यानी ये एक रिक्त समुच्चय है, इम्पिटी सेट है। फिर आगे अगर हम बात करें, किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, आपने समांतर रेखाएं देखी हैं, उभयनिष्ठ बिंदु इनके बीच में होता है क्या,
क्या इन दोनों के बीच में कोई कॉमन बिंदु होगा? नहीं होगा। यदि कोई कॉमन बिंदु होगा तो फिर वो समांतर रेखाएं नहीं कहलाएंगी। इसका मतलब ये भी आपका फाई है, ये भी आपका रिक्त समुच्चय है। चलिए आगे अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, परिमित और अपरिमित, बहुत ही सरल एक्सरसाइज है। आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं है, एकदम मामूली चीज है। बस मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। बस निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है? वर्ष के महीनों का समुच्चय भाई 12 महीने होते हैं, निश्चित संख्या है तो परिमित, निश्चित संख्या है तो परिमित। अब देख रहे हैं ये 1 2 3 डॉट डॉट लगा, यानी ये प्राकृतिक संख्या को बता रहा, कैपिटल एन को बता रहा, तो ये अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित हो जाएगा। फिर यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 लेकिन ये 100 तक गई है। अब 100 तक गई है तो 100 संख्याएं हैं तो ये परिमित हो जाएगा, निश्चित संख्या तो परिमित हो जाएगा। फिर आगे है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़ी कितनी संख्याएं हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं, तो ये अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ठीक है। फिर 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से कम अभाज्य पूर्णांक निश्चित होते हैं। याद रखना 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य पूर्णांकों की संख्या 25 होती है। 1 से 100 तक 25 होते हैं। अब 1 से 100 तक ले लीजिए, 199 तक, 1 से 99 तक ले लीजिए, 25 रहेगी, तो ये आपका कैसा कहलाएगा? परिमित कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो ये आपका एक्स वाई अक्ष होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। अब एक्स अक्ष के समांतर आप देखिए कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं कि नहीं? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, तो ये अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय भाई 26 होते हैं, यानी परिमित समुच्चय। बस कुछ नहीं है, परिमित। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब 5 के गुणज का मतलब क्या? कि 5 10 15 20 50 55 105 210, आगे गिनती बढ़ती जाएगी। कोई भी ले लीजिए संख्या जिसमें 5 का भाग चला जाए तो वो अपरिमित हो जाएंगे, सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। अपरिमित समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अभी यही चीज पुरुषों वाली निकल चुकी है, याद रखिएगा। हमने क्या पढ़ा था? पढ़ा था कि पृथ्वी पर रहने वाले पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गिना ना जा सके। तो यहां पर भी पृथ्वी पर रहने वाले जानवर बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें गिना ना जा सके या उनकी संख्या असीमित है। आप ये नहीं कह सकते कि असीमित जानवर हैं। ऐसे जानवर जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते, इतना नहीं है, मुश्किल काम है लेकिन गिन सकते हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय कैसा कहलाएगा? याद रखिएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु आपका 0 0 यहां पर, आप इससे जाने वाले आपके वृत्त कह रहे हैं, तो अब आप सोचिए कि कितने वृत्त बना सकते हो? अनगिनत वृत्त बना सकते हो, अनगिनत वृत्त। तो जब अनगिनत बना सकते हैं तो यानी अपरिमित, अपरिमित। बस इस प्रकार से। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं, यानी समान और असमान आपको बताना है, कुछ नहीं है। देखिए ए बी सी डी, अब यहां देखिए ए बी सी डी यानी ए बराबर बी, दोनों में बराबर एक जैसे हैं, दोनों में एक जैसे अवयव हैं, ए बराबर बी। अब यहां देखिए 4 8 12 16, 4 8 16, लेकिन यहां 12 है, यहां 18 है, तो ए बराबर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए दिया है आपको 2 4 6 8 10 और बी दिया है आपको x समधन पूर्णांक है और x का मान कैसा है कि लेस देन इक्वल टू 10, यानी x का मान 10 से छोटा और बराबर है। x का मान 10 से छोटा है, बराबर है, और किस प्रकार से है? समधन पूर्णांक यानी सम संख्या है। तो b क्या है? b आपकी 2 4 6 8 और 10 है, 10 के बराबर और 10 से छोटी सम संख्या, तो a और b बराबर है, यानी a बराबर b, समान है। आगे अगर हम बात करें कि 10 का एक गुणज है, तो 10 के गुणज क्या होंगे? 10 के गुणज होंगे 10 20 30 डॉट डॉट डॉट, आगे बढ़ते आएंगे। यहां पर b में क्या दिया है? 15 भी दिया है, 25 भी दिया है, तो 15 25 ये तो 10 के गुणज कहलाएंगे नहीं। जब 10 के गुणज नहीं कहलाएंगे इसका मतलब a बराबर नहीं है b के। इस प्रकार से बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है एक्सरसाइज में, आप देख रहे हैं। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बतलाइए। तो चलिए देख लीजिए, a का मान दिया है 2 3
और b का मान दिया आपको समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हल। तो जरा हम इसको हल कर लेते हैं, इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसको हल करेंगे। एक्स स्क्वायर आपको पता है 3 दूनी 6 और 3 दो 5, तो ये 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो यहां से x निकालेंगे तो ये x प्लस 2, यहां से 3 निकालेंगे तो ये x प्लस 2 बराबर 0। तो ये x प्लस 2 और ये कहलाएगा x प्लस 3 बराबर 0। यानी x का मान कितना निकलेगा, यहां से निकलेगा -2 और यहां से निकलेगा x बराबर -3, x बराबर -3। तो यहां पर x का मान -2 हो गया और x का मान -3 हो गया। तो यहां से b का मान कितना निकला, b का जो मान निकला, b का मान निकला -2 -3। इसका मतलब क्या, इसका मतलब a नॉट इक्वल टू b, a और b बराबर नहीं है। अब देखिए a जो दिया है FOLLOW फॉलो, यानी a क्या बनेगा, a बनेगा FOLW ये बनेगा। और b क्या बनेगा, b वुल्फ दिया है तो b बनेगा आपका WOLF। अब यहां देखिए a और b में अवयव जो है वो समान है, इसका मतलब a बराबर b। इस प्रकार से आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका ये क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। अब आपको समान समुच्चय बताना है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो a दिया आपको 2 4 8 12, b दिया 1 2 3 4, c दिया 4 8 12 14, d दिया 3 1 4 2, ठीक है। और e दिया -1 1, f दिया 0 a, g दिया 1 -1, s दिया 0 और 1, ठीक है। तो आपको स्पष्ट तौर पे देख रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे कि b का मान कितना दिया 1 2 3 4, d का मान कितना दिया, देखिए 1 2 3 4, यानी b बराबर d, b बराबर d हो गया, b बराबर d हो गया। अब जरा e और g को देख लीजिए, e दिया -1 और 1 और g दिया 1 -1, यानी e बराबर g हो गया, e बराबर g हो गया। अच्छा a और c नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 2 दिया, यहाँ 2 नहीं दिया, ठीक है। यहाँ 14 दिया, यहाँ 14 नहीं दिया, इस प्रकार से। तो बस ये 2 युग्म होंगे जो आपस में बराबर होंगे। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में 3 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।